आज हम लोग इसकी जो प्रश्नावली है, जो लास्ट में एक्सरसाइज दी है, उनको सॉल्व कर लेते हैं समझ के। कल आपको इसके उत्तर भेजे जा चुके हैं। आई होप आप लोगों ने उसे नोट किया होगा। धीरे धीरे जो आपको पाठ के साथ जो प्रश्न भेजे जा रहे हैं, बच्चों से अवश्य लिख लीजिए और याद करिए, क्योंकि बाद में इकट्ठा हो जाने पर ना वो समझ में आएगा और ना आपको उतना समय मिलेगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ये बहुविकल्पी टाइप का है। इसमें से एक पे आपको टिक करना है। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पिछली पाठ में भी आपको बताया था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछ रहे हैं, कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। तो इन चारों में से 3 सही है और एक कथन सोवियत अर्थव्यवस्था के बारे में गलत है। तो जो गलत है उस पर आपको टिक करना है। पहला है, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। सही है ये, इसे टिक नहीं करेंगे। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था। सही है। जनता को आर्थिक आज़ादी थी। ये कथन गलत है, जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी। चौथा है, अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर राज्य का नियंत्रण था। ये सही है। गा को आप टिक करेंगे, ये कथन गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार सजाएं। कालक्रमानुसार सजाने का मतलब कि जो घटना सबसे पहले हुई है उसको सबसे पहले लिखेंगे और इसी तरीके से क्रमानुसार जो उसके बाद हुई, फिर जो उसके बाद हुई, उस तरीके से लिखना है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है, हो सकता है उसमें इस तरीके से ना आए कि कालक्रमानुसार सजाएं, लेकिन ये जो चारों का घटनाएं दी हैं, इनमें से भी किसी भी घटना का वर्ष पूछ सकते हैं। ये बहुविकल्पी में या अतिलघु में आ सकता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ या रूसी क्रांति कब हुई। प्रश्न पूछने का निहितार्थ ये है कि आपको इन चारों घटनाओं के वर्ष पता होने चाहिए। सबसे पहले 1917 में रूस की क्रांति हुई, तो सबसे पहले हम लिखेंगे घ, रूस की क्रांति। उसके बाद 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज दी थी, वहाँ पे साम्यवादी शासन स्थापित करने के लिए। तो ये 1979 में हुई। तो दूसरी घटना अफगान संकट। उसी के 10 साल बाद 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई और लास्ट घटना 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो इसमें भी आपको ध्यान से पूछना है। इसमें पूछना है विघटन का परिणाम नहीं है। तो पहला चीज, आपने अगर पाठ ध्यान से पढ़ा है तो हल करने में कोई समस्या नहीं आएगी। पहला है, यूएसए और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत। हाँ, ये सही है। विघटन के कारण जो समाजवाद और पूंजीवाद की लड़ाई थी वो अंत हो गया उसका। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। विघटन के बाद जो सोवियत संघ के गणराज्य थे उन्होंने CIS का निर्माण किया, ये भी सही है। फिर है, विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव। जो पावर स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो गया। अब विश्व 2 ध्रुवीय रहकर एक ध्रुवीय यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, ये भी सही है। चौथा है, मध्य पूर्व में संकट। यही जो है ये सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, बल्कि जो गणराज्य जो देश है उनके अंदरूनी कला, उनकी नस्ली जातीय संघर्ष का परिणाम है। तो हम घा पर टिक कर देंगे कि मध्य पूर्व में संकट सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। इसके बाद पुनः आपकी किताब में दिया है मेल बैठाइए। तो मेल बैठाने में अब ये जो 5 दिए हैं, इसका तात्पर्य कि ये क्या थे ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसको बहुविकल्पी में अतिलघु में करके पूछा जा सकता है। अब जैसे मिखाइल गोर्बाचेव किससे संबंधित है? उन्होंने सुधारों की शुरुआत की सोवियत संघ में। शॉक थेरेपी क्या है? वो आर्थिक मॉडल है।
साम्यवाद से पूंजीवाद में अर्थव्यवस्था को बदलने का। रूस किससे संबंधित है? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। सोवियत संघ जब खत्म हुआ तो उसके जितने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और अधिकार थे वो रूस को मिले, वो सबसे बड़ा गणराज्य था। बोरिस येल्सिन कौन थे, किससे मेल होता है उनका? ये रूस के राष्ट्रपति थे, ये आपको बताया जा चुका है। गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे और बोरिस येल्सिन रूस के राष्ट्रपति थे। वार्सा 1955 में सोवियत संघ के गुटों में हुआ समझौता था। तो इसमें आपको इस तरह से ना पूछकर बहुविकल्पी या अति लघु में पूछा जाएगा, लेकिन ये जितने प्रश्न दिए हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं और आप सबको आने हैं। फिर अगला प्रश्न है 5वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ये अति लघु में भी पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स दे दिया है। सोवियत राजनीतिक प्रणाली डैश की विचारधारा पर आधारित थी। यहाँ पे क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो आप यहाँ पे लिखेंगे साम्यवाद। दूसरा, सोवियत संघ, इसके उत्तर बच्चों आपको भेजे जा चुके हैं। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन वार्सा था। पार्टी का सोवियत संघ पर दबदबा था राजनीतिक व्यवस्था पर। कौन सी पार्टी थी? साम्यवादी पार्टी या इंग्लिश में कम्युनिस्ट पार्टी। ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। पूछ सकते हैं किसने सोवियत संघ में 1985 में सुधारों की शुरुआत की? आपका उत्तर होगा गोर्बाचेव। डैश का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। लेसन के प्रारंभ में ही बताया गया कि बर्लिन की दीवार का बनना शीत युद्ध के शुरुआत का प्रतीक था और बर्लिन की दीवार का गिर जाना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। बर्लिन की दीवार 1961 में बनी और 1989 में गिरा दी गई। फिर अब ये आपके जो क्वेश्चन अभी 5वें तक थे ये बहुविकल्पी अति लघु के रूप में आ सकते हैं। उसके बाद जो 6ठे से लेके 10वें तक क्वेश्चन है ये आपके लघु प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ लघु प्रश्न इस पैटर्न में पूछे जा सकते हैं। अगर 5 नंबर में पूछे गए लघु में तो उसी उत्तर को आप शॉर्ट करके लिखेंगे। अगर उसी को विस्तार से 8 नंबर में पूछा गया है तो उसे विस्तार से बताएंगे। आपके जो उत्तर भेजे गए हैं उसमें एक औसत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में उत्तर के रूप में भेजा गया है, जिससे आपका दोनों ही अवस्था में, लघु में और दीर्घ दोनों में ही आपका काम चल जाए। 6ठा, सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे यूएसए की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली 3 विशेषताओं का जिक्र करें। इसमें हमें बताना है कि सोवियत अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से किस प्रकार भिन्न थी, अंतर बताना है। ये जो आपको उत्तर भेजे गए थे इसी में से पढ़ के हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहली विशेषता है अर्थव्यवस्था जैसे कृषि, उद्योग, धंधे सभी राज्य के नियंत्रण में थे। सोवियत व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य का नियंत्रण कृषि में, उद्योग धंधों में न्यूनतम होता है, ज़्यादा हस्तक्षेप राज्य नहीं करता। दूसरा क्या अंतर था? निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी की अनुमति नहीं थी। प्राइवेट कृषि, खेती की ज़मीन, प्राइवेट कारखाने ये सब सोवियत व्यवस्था में नहीं थे। पूंजीवादी व्यवस्था निजी संपत्ति पर ही आधारित है। वहाँ पर कृषि, उद्योग धंधे, कारखाने ज़्यादातर व्यक्तियों के अपने निजी नियंत्रण में होते हैं, राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। इसी के साथ एक चीज़ और लिखी गई है कि राज्य अपने नागरिकों की न्यूनतम जीवन आवश्यकताओं को पूरा करने की गारंटी देता था। साम्यवादी व्यवस्था में कि जो बेसिक नीड है वो हर व्यक्ति की पूरी की जाएगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं रहेगी, लेकिन जो बेसिक नीड है वो सबकी पूरी होगी। पूंजीवादी व्यवस्था ऐसी कोई गारंटी नहीं देती। तीसरा क्या अंतर है? अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी।
विदेश से व्यापार बहुत ज़्यादा आयात निर्यात पर निर्भर नहीं था। अब जितना भी ज़रूरत का सामान था, जैसा आप पढ़ चुके हैं, एक छोटी सी पिन से लेकर कार और स्पेस क्राफ्ट जो भी सोवियत संघ ने अचीव किया वो अपने दम पर अचीव किया। अर्थव्यवस्था दूसरे देशों पर निर्भर नहीं थी। तो यहाँ पर एक दो शब्द हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक मतलब संख्या, जो सामान था वो ज़रूरत के हिसाब से सोवियत संघ में ही बन जाता था, बाहर से मंगाना नहीं पड़ता था। लेकिन यद्यपि जो उसकी क्वालिटी थी, गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव अंतर था। अमेरिका में वही कार जो मिलती थी वो थोड़ा टेक्नोलॉजी में और स्ट्रॉन्ग थी और अच्छी थी, सोवियत संघ में उतनी अच्छी नहीं थी। तो ये एक अंतर था सोवियत अर्थव्यवस्था का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अंतर। अगला क्वेश्चन है, किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। इसमें आपको वही जो सोवियत संघ की कमियां हैं जिसके कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट हो गई थी, रुद्ध हो गई थी, उन्हीं को लिखना है। पहले भी लिखाया जा चुका है, यहाँ पर ये लिख के आप लोगों को भेजा गया था कि किन बातों के कारण गोर्बाचेव सुधार के लिए बाध्य हुए ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका को अपनाने के लिए। जैसे पहला था, सोवियत संघ में जो नौकरशाही थी और कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण वो जनता पर बहुत ज़्यादा गहराता जा रहा था। तो इसके कारण जनता जो है वो अपने जीवन को बहुत ज़्यादा नियंत्रित महसूस कर रही थी। दूसरा, शासन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। शासन ने जो नियम बना दिया वो मान के चला जाता था, वो सही है, जनता उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकती थी। तीसरा, आवश्यक सुधार नहीं हो रहे थे। शुरू में जब साम्यवादी व्यवस्था आई तो वो उसने अच्छा काम किया, लेकिन उस व्यवस्था को चलाने वाले लोग जब धीरे धीरे बदलने लगे तो व्यवस्था में कमियां आने लगी, लेकिन उन कमियों को सुधारने का कोई उपाय नहीं किया गया, जिसके कारण व्यवस्था रुकने लगी, उसका विकास रुक गया। चौथा है, 15 गणराज्यों में रूस सब पे हावी था। रूस, आप मानचित्र देखिए तो जितने में सारे हैं 14 गणराज्य, उतना अकेला रूस का क्षेत्रफल है। तो नेचुरली रूस सारे गणराज्यों पर हावी था। लेकिन ये बात बाकी गणराज्यों को, विशेषकर पूर्वी यूरोप के जो अन्य गणराज्य थे सोवियत संघ के, उनको ये बात पसंद नहीं थी। अगली लास्ट चीज जो लिख सकते हैं कि हथियारों की होड़ के कारण और जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं थी शासन की, और जो सहयोगी देशों को आर्थिक विकास, सैनिक मदद का वादा था एलाइड देशों को, इन तीन महत्वपूर्ण रूप से इन तीनों कारणों के कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा बोझ था, बहुत ज़्यादा खर्चा था। बोझ का मतलब कि खर्चा बहुत ज़्यादा था, आमदनी उतनी नहीं हो रही थी। तो इस कारण जो है सोवियत व्यवस्था टूटती चली जा रही थी, और गोर्बाचेव इन कमियों को जानते थे और इसलिए उन्होंने ये प्रयास किया कि व्यवस्था से ये कमियां हटाई जा सकें। अगला क्वेश्चन है, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। भारत जैसे देश अर्थात जो विकासशील देश हैं, विश्व के गुटनिरपेक्ष देश हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा सोवियत संघ के विघटन का। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आप लोगों को लिख के भेजा गया है। इसको हम इस परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि भारत जैसे देश अर्थात जो विकासशील देश हैं, जिनको महाशक्तियों की मदद की आवश्यकता थी, उन पे सोवियत संघ के विघटन, और सोवियत संघ के विघटन का मतलब शीत युद्ध के अंत का क्या परिणाम हुआ। तो आपको वही चीज़ें लिखनी है, मगर उसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में। जैसे लिखा है कि सोवियत संघ के विघटन ने पूरी विश्व व्यवस्था को प्रभावित किया, और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देशों के लिए एक विकल्प समाप्त हो गया। जब हमने गुटनिरपेक्षता पढ़ी थी तो हमने इस चीज़ को जाना था कि गुटनिरपेक्षता क्यों अपनाई गई कि किसी एक महाशक्ति का पिछलग्गू न बना जाए
जिससे हमारे हितों की पूर्ति होती है, जो सही है उसका हम साथ देंगे। वो विकल्प अब समाप्त हो गया और दुनिया जो है शीत युद्ध के अंत के बाद एक विचारधारा और एक देश के वर्चस्व में आ गई। विचारधारा पूंजीवाद है और देश अमेरिका। तो पहला परिणाम जो यहाँ लिखा है, अच्छा जो प्रभाव पड़ा कि शीत युद्ध खत्म हो गया, हथियारों की होड़ खत्म हो गई और इस बात की चिंता खत्म हो गई कि अचानक से कोई तीसरा विश्व युद्ध या परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। तो इस प्रकार एक शांति की आशा पूरे विश्व में बनी और अब विश्व में मेन मुद्दा क्या है? आर्थिक विकास का। दूसरा, विश्व एक ध्रुवीय हो गया। तो एक ध्रुवीय विश्व होने के बाद भारत जैसे विकासशील देश जो कि आर्थिक और प्रौद्योगिकी रूप से निर्भर सहायता उनको जरूरी है, तो अब वो पूंजीवादी देशों पर मतलब अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों पर उनकी निर्भरता बढ़ गई। इसी तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम हैं उसमें भी दबदबा इन्हीं देशों का है और विकासशील देश इन नियमों को मानने को बाध्य हैं। जैसे WTO को जब डंकेल प्रस्ताव आया 1990 के बाद, तो उसको भी मानने को विवशता थी भारत जैसे देशों के लिए। अगला, पूंजीवाद व उदारीकरण विश्व की सर्वमान्य विचारधारा हो गई है। आर्थिक संगठन, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन अब ज़्यादा प्रभावी हो गए हैं विश्व राजनीति में। क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों के बारे में विस्तार से हम आगे जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ज़्यादा एक्टिव हो गया है। निगेटिव परिणाम क्या हुआ कि जो कई सारे नए विकासशील देश हैं उनमें अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई है जैसा मध्य पूर्व के देश। और 8वां, भारत के रूस और अमेरिका दोनों से संबंध अच्छे हुए। पहला, भारत प्रो सोवियत संघ था और इसी कारण अमेरिका जो है वो भारत से कटा कटा रहता था। शीत युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका ने भारत के प्रति जो एक पूर्वाग्रह था कि ये सोवियत संघ के प्रति इंक्लाइंड है, वो ख़त्म किया है और भारत और अमेरिका के भी संबंध अच्छे हुए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के परिणाम लिख देंगे। बच्चों, कुछ अच्छे भी हुए हैं इसमें परिणाम और कुछ नेगेटिव भी है, नकारात्मक भी। अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी क्या थी? क्या ये पूंजीवाद में की तरफ संक्रमण का बेहतर तरीका था? इसमें आप यही बताएंगे कि शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है, क्या इसकी विशेषताएं थी और बाद में इसकी कमियां बताते हुए लिखेंगे कि अगर क्रमशः ये चेंज हुआ होता तो ज़्यादा बेहतर था। ऑल ऑफ सडन शॉक देकर या अचानक से परिवर्तन करने से जो समाजवादी देश थे वो उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी लड़खड़ा गई। ये उत्तर में आपको लिखाया जा चुका है। और लास्ट क्वेश्चन है कि पक्ष या विपक्ष में लिखिए कि भारत को अब अपनी विदेश नीति बदल लेनी चाहिए अथवा नहीं। इसको आगे सोवियत संघ के साथ और रूस के साथ संबंध के में आपको अभी पढ़ाया जाएगा।